हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि एक पृथ्वी के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसकी चाल। तो बी ऑप्शन, पृथ्वी के निकटतम होने पर अधिकतम होगी। एक उपग्रह पृथ्वी के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसकी चाल पृथ्वी के निकटतम होने पर अधिकतम होगी। ग्रहों के चारों ओर घूमते उपग्रहों में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा दोनों प्रकार की निहित होती है। यदि ग्रह द्रव्यमान कैपिटल एम एवं तथा उपग्रह स्मॉल एम हो तो यू बराबर क्या होता है, G/m/r। ठीक है। उपग्रह की गतिज ऊर्जा होता है 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv²। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, तो उपग्रह की जो बंधन ऊर्जा होगा प्लस Gmm/2r। नेक्स्ट, तो ये कहता है कि एक झंझा अर्थात तूफान जो है एक घर के ऊपर झंझा के कारण घर की छत पर बल है। तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, यानी ऊपर की दिशा की ओर। तो एक झंझा अर्थात तूफान घर के ऊपर हैं, झंझा के कारण घर की छत पर बल ऊपर की दिशा की ओर है। ठीक है, ऊपर की दिशा की ओर होगा। ठीक है, तो ऊपर की दिशा की ओर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है एफ बराबर क्या होगा, क्योंकि P2 जो है ग्रेटर देन है P1, तो एफ बराबर होगा P2 - P1 इंटू ए। ठीक है, और ये ऊपर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 113 है कि ये आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा सर्वप्रथम दी गई। ए ऑप्शन, उष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा। तो आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा सर्वप्रथम उष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा दी गई। उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार एक प्रणाली की जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो परिवेश के साथ आदान प्रदान की गई उष्मा और प्रणाली पर परिवेश द्वारा किए गए कार्यों की मात्रा के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए उष्मागतिकी का द्वितीय नियम यह जो है कहता है कि यह नियम प्रथम नियम का पूरक है। इसके अनुसार उष्मा का संपूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन असंभव है। ठीक है, क्लाउसियस, अब देखिए क्लाउसियस के अनुसार बिना बाह्य कार्य किए हुए जो ठंडी वस्तुओं से गर्म वस्तु की ओर उष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता। नेक्स्ट, फिर है कि दोलन का आयाम जो है नियत रहता है। डी ऑप्शन, तो दोलन का आयाम जो है विकल्प से सभी दोलनों में नियत रहता है। एक निकाय का दोलन जिसका आयाम समय के साथ घटता चला जाता है, ठीक है, अवमंदन दोलन कहलाता है। ठीक है, मुक्त दोलन पूर्ण स्थापना बल के किसी जो के प्रभाव में मौलिक जो आवृत्ति के साथ कण का दोलन है। फिर मुक्त दोलन में दोलन करने वाले पिंड का आयाम, आवृत्ति और ऊर्जा स्थिर या अपरिवर्तित रहती है। जब किसी पिंड का दोलन बाहरी बल के प्रभाव में होता है तो उस दोलन को बलपूर्वक दोलन कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, फिर है कि एक श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत के जो है सापेक्ष किस वेग से चले कि उसे श्रोता की आवृत्ति दोगुनी सुनाई पड़े। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी ध्वनि की चाल से श्रोता की ओर। तो एक श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत के सापेक्ष जो है ध्वनि की चाल से स्रोत, ठीक है, स्रोत की ओर चले तो उसे स्रोत की आवृत्ति दोगुनी सुनाई जो है पड़ेगी। ठीक है, दोगुनी सुनाई पड़ेगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो चालकों आवेशित जो है गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं, इससे जो है कुल आवेश संरक्षित रहेगा। तो दो चालक आवेशित गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं तार द्वारा परस्पर जो है संबंधित कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें कुल ऊर्जा जो है संरक्षित रहेगा। आवेश पदार्थ का गुण है जो विद्युत जो है घटना के लिए जिम्मेदार है। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक निकाय, ठीक है, इसे केवल
अब देखिए इसे जो है इसे केवल तो आवेश पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत घटना के लिए जिम्मेदार है। आवेश संरक्षण का नियम यह है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसे केवल एक निकाय में दूसरे निकाय में, ठीक है, यह स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रेरण के माध्यम से चालक क्षेत्र की विद्युत रूप से आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। नेक्स्ट देखिए, कहता है एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध जो है आर ओम से, इसे जो है आर ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर होगा, तो सी ऑप्शन यानी E/2। तो देखिए एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध आर ओम है, इसे आर ओम के जो बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। सेल के दोनों टर्मिनलों के विभवांतर E/2 वोल्ट होगा। परिपथ में जो है धारा, ठीक है, परिपथ में जो धारा होगा ये होगा ई बट्टा में आर प्लस आर, यानी क्या होगा ई बट्टा में 2R। ठीक है, ई बट्टा में 2R, तो ई माइनस 2R क्या होगा, ई माइनस E/2R इंटू आर, ये हो जाएगा कितना, तो E/2 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर है कि नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की जो ओस्टवॉल्ड विधि में उत्प्रेरक क्या है, ए ऑप्शन प्लेटिनम। तो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवॉल्ड विधि में उत्प्रेरक प्लेटिनम है। ओस्टवॉल्ड प्रक्रिया का उपयोग नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। ओस्टवॉल्ड प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है। ओस्टवॉल्ड विधि में अमोनिया गैस, ठीक है, वायु से जो ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है और फिर ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है। ठीक है, यह जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में जो है परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, देखिए 4NH3, ठीक है, प्लस SO प्लस 5O2, ठीक है, तो ये जो है 4NO प्लस 6H2O 6H2। अब देखिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में रंगीन यौगिक है, तो सी ऑप्शन। तो देखिए CuF2 रंगीन यौगिक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व रंगीन लवण बनाते हैं। CuF2 के Cu2 में एक जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए CuF2 जो है ठोस अवस्था में रंगीन होता है। 120 नंबर देखिए, 120 है कि 9 जो है N17 पर जो है एक अनोखी बमबारी से जो उत्पाद बनते हैं उनमें एक है 120 का सी ऑप्शन क्या है, तो 8O17। तो देखिए अल्फा कण के आघात से जो है प्राप्त पदार्थ जो है प्राप्त जो पदार्थ हैं ये आपको 7H14 देखिए प्लस 2He प्लस 2He4 ये बनता है आपको 8O, ठीक है, 8O17 प्लस 1H1। ठीक है, अल्फ़ा कण 2He4 आयन होता है, अल्फ़ा कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, गामा विकिरण जो विद्युत चुंबक तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट है कि एथेनोइक अम्ल का समावयवी है, बी ऑप्शन मेथेनोएट। तो एथेनोइक अम्ल का समावयवी मेथिल जो मेथेनोएट है। मेथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, तो एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH है। ठीक है, अब देखिए फिर एथेनोइक अम्ल का समावयवी जो यदि देखें तो क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, CH3। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे देखिए इथ, एक कार्बन है यहाँ पे, तो इथ, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 कार्बन। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 कार्बन, तो एथेनोइक एसिड, ठीक है, ये हो जाएगा आपको एथेनोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद यदि आप देखें
फिर यहाँ पे C डबल बाउंड O CH3 ठीक है, CH3 यहाँ पे O हो जाएगा, CH3OH, इसका नाम है आपको मिथाइल मेथेनोएट, ठीक है, मिथाइल मेथेनोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें, उसके बाद यदि आप देखिएगा C डबल बाउंड O CH2OH और H, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोक्सी एथेनॉल, ठीक है, हाइड्रोक्सी एथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 122, कहता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, सी ऑप्शन क्या है, तो फेरिक जो है क्लोराइड इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, वह अभिकर्मक जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाता है। सभी धनावेशित अभिकर्मक तथा कुछ इलेक्ट्रॉन न्यून जो है यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की भांति व्यवहार करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जो है रासायनिक, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में उस स्थान पर जो है आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है, उन्हें E+ से व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के उदाहरण AlCl3 BF3 FeCl3 आदि हैं। वे अभिकर्मक जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि एथिल एल्कोहल का OH समूह उदासीन है, जबकि एसिटिक अम्ल का OH समूह अम्लीय, क्योंकि, तो यहाँ पे जो होगा ई ऑप्शन। तो देखिए एथिल एल्कोहल का OH समूह उदासीन है, जबकि एसिटिक अम्ल का OH समूह अम्लीय है, क्योंकि एसिटिक अम्ल में OH समूह कार्बोक्सिलिक समूह का अंग है। एसिटिक अम्ल में OH कार्बोनिल समूह से बंधा होता है, जो एक जो है इलेक्ट्रॉन निकालने वाला समूह है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल कार्बन द्वारा जो है वापस ले लिए जाते हैं, ठीक है, जिससे OH अम्लीय हो जाता है, ठीक है। अब एल्कोहल में OH जो है इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समूह में बंधा होता है। इस प्रकार OH समूह में जो है उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, इसलिए एल्कोहल को क्षारीय बनाते हुए एक अकेला जोड़ी आसानी से दान जो है कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कहता है बेंजीन अणु में कार्बन कार्बन बंध कोटि क्या है, तो बी ऑप्शन। तो देखिए बेंजीन अणु में कार्बन कार्बन जो है बॉन्ड जो है बंध कोटि 1.5 है। तो फिर है आबंध कोटि परमाणुओं के एक युग्म के बीच उपस्थित रासायनिक बंधनों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 B माइनस का A, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 1/2 B माइनस A, ठीक है। कार्बन कार्बन एक जो है पाई बंध के लिए, ठीक है, एक पाई बंध के लिए जो होगा आपको बॉन्ड होगा 3/6 यानी 0.5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 125, उसके बाद देखिए कि कार्बन कार्बन जो है कार्बन कार्बन सिग्मा, ठीक है, कार्बन कार्बन जो है सिग्मा बंध के लिए ये हो जाता है 1/2 × 2 - 0, ठीक है, यानी कितना होता है 1, ठीक है। तो टोटल बॉन्ड की यदि बात करें तो टोटल जो हो जाएगा ये हो जाएगा सिग्मा प्लस पाई बराबर 1 + 0.5 यानी 1.5। नेक्स्ट फिर है कि प्रकाश जो है ऋजु रेखा में गमन करता प्रतीत होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है। प्रकाश जो है ऋजु रेखा में गमन करता प्रतीत होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। यही आँखों पर जो है संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे देखने की अनुमति होती है। प्रतिबिंब एवं छाया का निर्माण जो प्रकाश के सीधी रेखा में गमन के ही उदाहरण है, ठीक है। प्रकाश के गुण देखिए, यह जो है आवेशहीन होता है। निर्वात में इसका जो है वेग है ये 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है। यह परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यक्तीकरण सभी प्रकाशीय घटनाओं को प्रदर्शित करती है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। देखिए नेक्स्ट है
कि एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है। यह जो अपकेंद्रण बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। 126 का बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो एक भू उपग्रह अपने कक्ष में जो है निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। पृथ्वी के केंद्र की ओर उपग्रह के वेग के कारण लगने वाला जो है अभिकेंद्रीय बल mv²/r होता है। उपग्रह पर पृथ्वी के द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल gmm/r² होता है उपग्रह के लिए। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे जो होगा उपग्रह के लिए mv²/r होता है आपको gmm/r²। ठीक है, इन्हीं कारणों से उपग्रह में संतुलित बल की अवस्था जो होती है गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है जिससे भारहीनता का अनुभव किया जाता है। 127 है कि संश्लेषित तंतु नाइलॉन है। 127 का भी तो पॉलीएमाइड संश्लेषित, ठीक है, संश्लेषित तंतु नाइलॉन जो पॉलीएमाइड है। फिर है कि नाइलॉन जो है क्रोघर्स एवं उनके सहयोगी द्वारा निर्मित किया गया था। नाइलॉन 6,6 हेक्सामिथिलीन जो है डायएमीन एवं एडिपिक अम्ल के पॉलीकैंडेसेंस से निर्मित बहुलक है। नाइलॉन 6 जो है कैप्रोलैक्टस का बहुलक है। ठीक है, फिर नाइलॉन का उपयोग यदि देखें तो कपड़ों में, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट, रस्सी धागे आदि में, मछली के जल में, ठीक है, मशीनों के प्लास्टिक सामानों में के निर्माण में। नेक्स्ट फिर है कि बेंजीन प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती हैं, योग अभिक्रिया नहीं देती, यद्यपि इनमें युग्म बंध है। इसका क्या कारण है? 128 का सी, यानी बेंजीन अणु में 6 विस्थापित पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए बेंजीन प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती हैं, योग अभिक्रिया नहीं देती, यद्यपि इसमें युग्म बंध है। इसका कारण है कि बेंजीन अणु में 6 विस्थापित पाई इलेक्ट्रॉन है। बेंजीन की जो संरचना होता है ये इस तरह से होता है। देखिए तो ये जो है आपको सी, ठीक है, यहाँ पे डबल बाउंड, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे होगा आपको हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पे एक, उसके बाद जो है यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। ठीक है, तो इसमें 12 जो है सिग्मा और 6 पाई बंध है। 12 सिग्मा तथा 6 जो है पाई बंध है। बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जिसे यह जो हकल नियम यानी 4n+2 इंटू पाई इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करता है। बेंजीन जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पिता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि मानवों में केवल एक उपापचयी अभिक्रिया की गड़बड़ी से होने वाले किस रोग का पता जो है पहले लगा है? तो बी ऑप्शन। तो देखिए मानवों में केवल एक उपापचयी अभिक्रियाओं की गड़बड़ी से होने वाले रोग जो है एलके प्लोटोनेरिया है। ठीक है, एलके प्लोटोनूरिया या काले मूत्र रोग जो एक बहुत ही दुर्लभ वंशानुगत विकार है जो शरीर को जो है टायरोक्सिन और जो है फेनिलएलिनिन नामक 2 निर्माण जो है ब्लॉक हो, ठीक है, एमिनो एसिड को पूरी तरह से तोड़ने को रोकता है। ठीक है, तोड़ने से रोकता है। फिर है कि एल्कियोन्यूरिया जो है टायरोसिन प्रोटीन जो अपचयन का एक क्या है विकार है, जिसके कारण जो हीमोगैटिसिक एसिड का संचय होता है। ठीक है, फेनिलकेटोनुरिया जीन परिवर्तन आनुवंशिक उत्पीड़न, ठीक है, उसके बाद PKU का कारण बनता है। शरीर में बहुत अधिक जो है पेनिलियन
के कारण जो है सांस, त्वचा या मूत्र में तीखी गंध जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है। हास्याकार रुधिराणु जो है होने से रक्त के ऑक्सीजन के वहन की क्षमता घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन होता है, तो ए ऑप्शन यानी आनुवंशिक परिवर्तन से। उत्परिवर्तन आनुवंशिक परिवर्तन है। उत्परिवर्तन किसी जीव के जो डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन है। कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति में त्रुटियों, उत्परिवर्तनों के संपर्क में आने या वायरल संक्रमण के कारण उत्परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है। गुणसूत्र उत्परिवर्तन 4 प्रकार के होते हैं: विलोपन, दोहराव, ठीक है, व्युत्क्रम, स्थानांतरण। तो उत्परिवर्तन का जो है जनक जो ह्यूगो डी ब्रीज को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जैव विकास पर लेमार्क का मत था। सी ऑप्शन। तो जैव विकास पर लेमार्क का मत जो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति है। लेमार्क के सिद्धांत में 4 मुख्य आधार हैं: उपयोग और अनुपयोग के माध्यम से परिवर्तन, जीवों को अधिक जो जटिलता की ओर प्रेरित करना, उपार्जित लक्षणों का विकास करना, पर्यावरण का प्रभाव एवं नई जो है आवश्यकताएं। लेमार्क वाद के कुछ जो है उदाहरण निम्न हैं, जैसे जिराफ का विकास। ठीक है। उसके बाद है जाल युक्त जो है पंजों वाले जलीय पक्षी। ठीक है। सांपों में अंगों का विलुप्त होना। ठीक है। उदासीन पक्षी। नेक्स्ट। ठीक है। उड़ानहीन पक्षी। 132 देखिए, कहता है F1 पौधे प्रबल जो है जन्कीय पौधे से बैक क्रॉस अर्थात विपरीत जो है संकरण किया गया तो बराबर संख्या में 4 प्रकार के संतति पौधे उत्पन्न होते हैं। यह जो है अतः सिद्ध हुआ कि F1 पौधे ने जो है बराबर संख्या के 4 प्रकार के युग्मक बनाए हैं। ये ऑप्शन। ठीक है। तो बराबर संख्या में जो है 4 प्रकार के जो है युग्मक बनाए हैं। ठीक है। अब देखिए, कहता है कि बैक क्रॉस को टॉप क्रॉस भी कहा जाता है। उदाहरण, जब हम हरे रंग यानी जीजी की जो फली वाले मटर के पौधे पर वाई को पीले रंग की कली वाले मटर के पौधे के साथ परागण करते हैं तो हरे रंग की फली पीले रंग की फली पर हावी होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए, जैसे F1 T1 ये बनेगा, तो T ये बनेगा आपको बैक क्रॉस। ठीक है। बैक क्रॉस। और यहाँ पे T1 यानी गेमेट्स और T1 ये यहाँ पे T बनेगा। अब यहाँ पे T, तो T और T स्मॉल t ये जो है सभी लंबा होते हैं। नेक्स्ट 133 पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं? बी ऑप्शन, मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि के 2 भाग हैं, एक तो अग्रभाग, इससे स्रावित हार्मोन है। ठीक है। अग्रभाग होता है, इससे स्रावित क्या होता है? हार्मोन होता है ACTH। ठीक है। TSH, उसके बाद LH, उसके बाद GTH, FSH। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है पथ भाग, इससे जो है स्रावित हार्मोन है ADH और ऑक्सीटोसिन। फिर है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है कि उपतारा या आइरिस का कार्य है। ए ऑप्शन। तो पुतली के व्यास को बदलना। तो उपतारा या आइरिस का कार्य पुतली के व्यास को बदलना है। ठीक है। अब देखिए, कॉर्निया यदि स्थान जो है बाह्य उभार है तो कार्य क्या होगा? नेत्र के भीतर प्रकाश का प्रवेश को मार्ग देता है। ठीक। उसके बाद आइरिस को यदि देखें, स्थान जो है कॉर्निया के तुरंत पीछे का भाग। ठीक है। तो कार्य क्या होगा? नेत्र का रंग जो है इस पर जो है नेत्र का रंग इस पर निर्भर करता है और यह प्रकाश का मात्रात्मक नियंत्रण भी करता है। पुतली को यदि देखें, इसका स्थान यदि
आइरिस का मध्य भाग, और कार्य है कि तेज प्रकाश में कम प्रकाश को कम प्रकाश में अधिक जो प्रकाश को नेत्र में प्रवेश करवाता है। और नेत्र लेंस जो है रेटिना एवं कॉर्निया के बीच कार्य है कि यह उत्तल लेंस है, यह प्रकाश का अपवर्तन कर रेटिना पर प्रतिबिंब का निरूपण जो है करता है। नेक्स्ट 135 है कि मनुष्य में कर्ण जो अस्थिकाओं का विन्यास कान के पर्दे से भीतर की ओर होता है, तो यानी मैलियस, ठीक है, मैलियस इनकस स्टेपीज। तो मनुष्य में जो है कर्ण अस्थिकाओं का विन्यास कान के पर्दे से भीतर की ओर जो मैलियस इनकस स्टेपीज है, ठीक है। इनकस जिसे एनविल के नाम से जाना जाता है, मध्य कान में 3 छोटी हड्डियों के का मध्य भाग है। स्टेप्स जो है मध्य कान की अस्थि हैं, जो तो सबसे छोटी अस्थि है। मेलियस को सामान्य रूप से हैमर कहा जाता है, जो एनविल जो है आकार के इनकस पर जो है करता है, जिससे कंपन उत्पन्न होता है तथा मस्तिष्क इसका अनुभव करता है, ठीक है, अनुभव करता है। उसके बाद देखिए मध्य कान की 2 प्रमुख जो संरचनाएं होती हैं जो ध्वनि को निष्क्रिय रूप से बढ़ाती है, एक तो कर्ण पटह झिल्ली और दूसरा होता है मेलियस इनकस लीवर। नेक्स्ट 136 दो समान रूप से आवेशित गोले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यदि वे एक दूसरे को छूते हैं तो वे क्या करेंगे? तो ई ऑप्शन। तो देखिए 2 समान रूप से आवेशित गोले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यदि वे एक दूसरे को छूते हैं तो कथा वे न तो आकर्षित होते हैं और न ही विकर्षित, ठीक है। 2 आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल का जो समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F समानुपाती 1/r², यानी ठीक है ये हो जाएगा। तो F बराबर हो जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r², ठीक है। इसका मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर है। नेक्स्ट 137 कहता है कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान से 4 गुना हो जाती है तो नया संवेग इसके प्रारंभिक मान से 2 गुना हो जाता है, क्योंकि संवेग बराबर होता है √2m के, ठीक है, यानी P समानुपाती रूट के, ठीक, P सॉरी, तो P समानुपाती क्या होगा K, यानी P1/P2 √K1/K2, ठीक है, K1/K2 यानी P1/P2 बराबर K1/4K1, ठीक है। तो ये हो जाएगा P2 बराबर क्या हो जाएगा 2P1, P2 बराबर 2P1। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक वेग से 4 गुना हो जाती है तो नया संवेग उसके प्रारंभिक मान से 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब सफ़ेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो सबसे ऊपर कौन सा रंग दिखाई देता है? सी ऑप्शन लाल। तो जब सफ़ेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो सबसे ऊपर लाल रंग दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ गुजारेंगे तो इस तरह से यहाँ पे आपको मिलेगा 1 2 3 4 5, ठीक है 5, उसके बाद 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे होता है बैगनी, ठीक है, बैगनी, यहाँ पे जामुनी, बैगनी जामुनी नीला, ठीक है, नीला, उसके बाद नीला हरा पीला, नीला हरा पीला नारंगी और लाल, सबसे ऊपर में क्या होता है लाल, इस तरह से जो है लाल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको अनुदैर्ध्य, ये जो है अनुदैर्ध्य है। तो विभव की ओर होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है समानुपाती होता है 1 तरंग दैर्ध्य के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 139 है कि एक लाल कांच के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं
तो कहता है कि जब तक वह अंधेरे में चमकने न लगे इस चमकते कांच के टुकड़े का रंग जो है रंग होगा सी ऑप्शन हरा होगा। तो एक लाल कांच के टुकड़े की को जब को तब तक जो है गर्म किया जाता है जब तक वह अंधेरे में चमकने न लगे। इस चमकते कांच के टुकड़े का रंग हरा होता है। हरा लाल रंग वाले पदार्थ को और अधिक गर्म करने पर तरंगदैर्घ्य जो है कम एवं ऊर्जा अधिक होने के कारण यह हरा दिखता है। लाल, हरा एवं नीला प्राथमिक रंग है। ठीक है, लाल, हरा और नीला ये क्या है? प्राथमिक रंग है। फिर है लाल एवं हरा को मिलाने से पीला रंग। लाल और हरा को मिलाने से पीला रंग। ठीक है, लाल एवं नीला को मिलाने से जो है मैजेंटा एवं नीला तथा हरा। ठीक है, एवं नीला तथा हरा मिलकर पीकॉक यानी नीला रंग बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140। देखिए 140 है कि यदि प्रतिध्वनि समय बहुत अधिक हो तो क्या होगा? यदि प्रतिध्वनि समय बहुत अधिक हो तो बी ऑप्शन गूंज उत्पन्न होती है। यदि प्रतिध्वनि समय बहुत अधिक हो तो गूंज उत्पन्न होती है। श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। जब ध्वनि परावर्तक सतह से टकराने के बाद यह पूर्ण वास्तविक ध्वनि के साथ श्रोता को सुनाई देता है तो उसे प्रतिध्वनि कहती है। ध्वनि का प्रभाव मस्तिष्क पर 0.1 सेकंड तक बना रहता है। प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी उस माध्यम में ध्वनि की चाल पर निर्भर करता है। फिर परमाणुओं का आकार लगभग कितना होता है? 0.1 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो परमाणुओं का आकार लगभग 0.1 nm है। फिर देखिए कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे छोटा परमाणु हीलियम आकार में 0.1 nm है। परमाणु किसी रासायनिक तत्व की सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकती है। परमाणु का आकार परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की औसत दूरी के बराबर है। परमाणु का आकार जो है निम्न कारकों से प्रभावित होता है। एक तो नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और कक्षा का प्रकार जिसमें इलेक्ट्रॉन स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करें तो कहता है कि जमने की प्रक्रिया के दौरान तापमान जो है स्थिर है। ठीक है, तो जमने की प्रक्रिया के दौरान तापमान स्थिर होता है। बर्फ के अणुओं को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा पानी के अणुओं द्वारा प्रदान की जाती है और यह ऊष्मा संलयन की जो है गुप्त ऊष्मा है। बर्फ के अणु पानी की तुलना में बहुत अधिक ठंडे होते हैं। पानी और बर्फ का तापमान अलग अलग होता है। अगर एक साथ जोर दे तो गर्मी का आदान प्रदान होगा जिसके कारण बर्फ पिघलने लगती है और पानी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट कहता है कि तत्व स्वयं विकिरण उत्सर्जित करते हैं। इस गुण को किसके रूप में जाना जाता है? तो 143 का ए यानी रेडियोधर्मिता। तो देखिए तत्व स्वयं विकिरण उत्सर्जित करते हैं और इस गुण को रेडियोधर्मिता के रूप में जाना जाता है। भारी यानी अस्थायी परमाणुओं के नाभिक जो है ये n/p ग्रेटर देन 1.5 से स्वतः विकिरणों में के उत्सर्जन की घटना की रेडियो सक्रियता कहा जाता है। 1896 में हेनरी बैकरल ने यूरेनियम लवण में रेडियो सक्रियता की खोज की। रेडियो सक्रियता एक जो है नाभिकीय क्रिया है। रेडियो सक्रियता की एसआई इकाई जो है बेकुरल है। नेक्स्ट फिर है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने की प्रक्रिया किसका अनुसरण करती है? बी ऑप्शन तो हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो देखिए किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने की जो है नीचे दी गई प्रक्रिया हुंड का अधिकतम बहुलता के नियम का अनुसरण करती है। हुंड के अधिकतम बहुलता नियम में कहा गया है कि किसी दिए गए इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए अधिकतम बहुलता वाला यह पद ऊर्जा में सबसे कम हो जाता है। इस नियम के अनुसार s, p, d और f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है युग्मन
तब तक नहीं हो सकता जब तक कि किसी दिए गए उपकोष के प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो या अकेले ही व्याप्त हो। इस प्रकार हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम यह बताता है कि उपकक्षा में पहले एकल इलेक्ट्रॉन भरता है, जिससे ऊर्जा स्तर जो है अधिकतम एवं स्थायित्व न्यूनतम होता है। एकल भरने के बाद जो है इलेक्ट्रॉन युग्म में भरता है, जिससे ऊर्जा स्तर न्यूनतम लेकिन स्थायित्व जो है अधिकतम होता है। ठीक है, अधिकतम होता है यहाँ पे। अब देखिए, जैसे 1s2 2s2 2p6, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको इस तरह से। तो इसमें हो जाएगा 2, ठीक है, इसमें भी 2, इसमें हो जाएगा आपको 1, ठीक है, 1 2 3 ऐसे। नेक्स्ट, अब देखिए 145 है कि किसी एक कण में मौजूद तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है? सी, आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान एक अणु में मौजूद तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग है। किसी दिए गए सूत्र में प्रत्येक परमाणुओं की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों में भार किसी पदार्थ का आणविक भार होता है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को जो है कार्बन 12 समस्थानिकों के भार के 1/12वें भाग के रूप में वर्णित किया गया है। इसका जो है पहले प्रतीक AMU था, जबकि वर्तमान में प्रतीक U है। Fe2O3 का आणविक भार जो है, Fe2O3 में लोहे के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। लोहे का द्रव्यमान 55.847 AMU, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 15.9994 AMU होता है। Fe2O3 का आणविक भार है आपको 2 × 55.847 प्लस 3 × 15.994, ठीक है। तो Fe2O3 का द्रव्यमान हो जाएगा आपको 159.692 AMU। देखिए नेक्स्ट है कि वाष्पोत्सर्जन और गुटेशन के कारण पौधे द्वारा नष्ट होने वाले पानी की मात्रा। तो ए ऑप्शन 98%। वाष्पोत्सर्जन और गुटेशन के कारण पौधे द्वारा नष्ट होने वाली पानी की मात्रा लगभग जो 98% है। ठीक है। हाई डेथोड विशेष जो संरचनाएं हैं जो पानी के आंतरिक भाग से सतह तक पानी का निर्वहन करती हैं, इस प्रक्रिया को गुटेशन के नाम से जाना जाता है। गुटेशन एक प्रकार का स्राव है जो कम तापमान की स्थिति में केवल पत्तियों के किनारों के माध्यम से होता है। गुटेशन शर्करा, लवण और एमिनो अम्ल को जो खत्म करता है। वाष्पोत्सर्जन रंध्रों और वातरंध्रों के माध्यम से होता है। आर्द्रता गुटेशन की दर को बढ़ाता है। 147 देखिए, 147 है कि प्रकाश के संश्लेषण के जैव संश्लेषक चरण में जो संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? सी। तो ATP और NADH का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के जैव संश्लेषण चरण में ATP और NADH का उपयोग किया जाता है, यह कथन जो है गलत है। उसके बाद देखिए, कहता प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन जो है डाइऑक्साइड और पानी में शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। केल्विन जो है बेंसन चक्र को निम्न जो है 3 चरणों में बांट सकता है: कार्बोक्सिलीकरण, फिर है कि अपचयन और पुनरुत्पादन। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा उम्र से संबंधित विकार है? सी, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस उम्र से संबंधित विकार है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग में रोगों की हड्डियां अंदर से खोखली और कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी ऑस्टियोपोरोसिस की मुख्य वजह है। ऑस्टियोपोरोसिस की जांच के लिए BMD यानी बोन मिनरल जो है डेंसिटी टेस्ट किया जाता है। उसके बाद मस्कुलर जो है डिस्ट्रॉफी आनुवंशिक रोगों के जो है एक समूह है जिसमें संचलन यानी चलने फिरने और हिलने डुलने की को नियंत्रित करने वाली कंकालीय मांसपेशियों में उत्तरोत्तर जो है कमजोरी आती है, जिनका क्षय जो है होता रहता है। नेक्स्ट
कहा निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है? ए ऑप्शन। तो मांसपेशी कोशिकाएं, तो मांसपेशी की कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म एक जो है मायोसाइट यानी मांसपेशी फाइबर का साइटोप्लाज्म है। यह अन्य कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म के बराबर है, लेकिन इसमें जो है असामान्य रूप से बड़ी जो है मात्रा में ग्लाइकोसोम संग्रहित ग्लाइकोजन के कण और महत्वपूर्ण मात्रा में जो है मायोग्लोबिन एक जो ऑक्सीजन बाध्यकारी प्रोटीन होता है। फिर सार्कोलेमा उस कोशिका झिल्ली का नाम है जो प्रत्येक मांसपेशी कोशिकाओं को घेरती है। साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली से बंधी नलिकाओं की एक प्रणाली है जो मांसपेशियों के तंतुओं को घेरती है। संकुचन के दौरान जो है कैल्शियम आयन जारी करती है। नेक्स्ट है कि प्लीहा के साइनस जो है किससे भरे होते हैं? ए ऑप्शन, रक्त से। प्लीहा के साइनस जो है ये रक्त से भरे होते हैं। रक्तस्राव जैसी आपातकालीन स्थितियों में वाहिकाओं की दीवारों और जो प्लीहा के थैली में जो है चिकनी मांसपेशियां जो सिकुड़ जाती हैं। यह प्लीहा से रक्त को एकत्रित कर सामान्य परिसंचरण में प्रवाहित करता है। प्लीहा के निम्न कार्य है: यह रक्त संग्रहित करता है, यह सेलुलर अपशिष्ट को हटाकर और पुरानी या क्षतिग्रस्त रक्त कोशिकाओं का जो पाचन कर रक्तों को फिल्टर करता है। यह श्वेत रक्त कोशिकाएं एवं एंटीबॉडी बनाया है जो संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। यह शरीर में तरल पदार्थ के स्तर को बनाए रखता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।